महेंद्र जी, बारात वापस मत ले जाइए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तेरी बेटी देखने में अच्छी है, लेकिन मैं गरीबों से रिश्ता नहीं करता। मत जाओ मेरे बाबा, ये बेइज्जती ही नहीं सह पाएंगे। तेरी जैसी गरीब भिखारिन को मैं अपने घर की बहू क्या नौकरानी भी नहीं बनाऊंगा। चल हट बेटा। मुझे माफ कर दो, मुझसे उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उस गलती ने पीछे 4 सालों में मेरे साथ जो किया वो माफ करने लायक नहीं। बाबा, अब सबका हिसाब होगा। सुबह के 5 बजे थे। गांव रामपुर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन राम प्रसाद अपने खेत की मेड़ पर बैठे आसमान को देख रहे थे। उनके चेहरे पर उम्र से ज्यादा थकान दिखाई देती थी। सफेद होते बाल, फटी हुई बनियान और आंखों में हमेशा रहने वाली चिंता। उन्हें देखकर कोई भी कह देता कि यह आदमी जिंदगी से बहुत लड़ चुका है। तभी पीछे से एक मीठी सी आवाज आई, पापा, फिर से रात भर नहीं सोए क्या? राम प्रसाद पीछे मुड़े। उनकी बेटी पूजा हाथ में चाय का गिलास लिए खड़ी थी। राम प्रसाद मुस्कुराए, अरे नहीं बेटा, बस ऐसे ही जल्दी आंख खुल गई। पूजा समझ गई कि उसके पापा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से वह रोज यही देख रही थी। राम प्रसाद की रातें अब नींद से नहीं, चिंताओं से भरी होती थीं। पूजा उनके पास बैठ गई। पापा, एक बात पूछूं? पूछ बेटा। आप हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हो? राम प्रसाद कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, जिस दिन तेरी शादी अच्छे घर में हो जाएगी ना, उस दिन सारी चिंता खत्म हो जाएगी मेरी। पूजा हंस पड़ी, मुझे शादी नहीं करनी अभी। तो क्या करना है? मुझे पढ़ना है। और पढ़कर क्या करेगी मेरी बेटी? पता नहीं। फिर शरारत से बोली, बस इतना कि आपको कभी काम न करना पड़े। राम प्रसाद की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि बेटी देख न सके। गांव में हर कोई जानता था कि राम प्रसाद गरीब हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उनकी गरीबी कितनी बड़ी थी। उनके नाम पर लगभग 20 बीघा जमीन थी। लोग उन्हें जमींदार समझते थे, क्योंकि उनके बाप दादा जमींदार ही रहे थे। और ये बिल्कुल सच भी था, मगर इस सच से अलग भी कुछ था। सालों पहले पत्नी के इलाज के लिए, फिर खेती के नुकसान के कारण, फिर पुराने कर्ज चुकाने के लिए राम प्रसाद एक एक करके पूरी ज़मीन गिरवी रख चुके थे। कागजों में नाम उन्हीं का था, लेकिन असलियत में उस पर उनका कोई अधिकार नहीं बचा था। यही सच उन्हें हर दिन अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक शाम गांव में खबर फैली, महेंद्र सिंह ने पूजा के लिए रिश्ता भेजा है। पूरे गांव में हलचल मच गई। महेंद्र सिंह आसपास के कई गांवों में सबसे अमीर आदमी माना जाता था। उसके पास फैक्ट्रीज थीं, ट्रैक्टर एजेंसीज थीं, सैकड़ों बीघा जमीन थी, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड भी था। जब यह खबर रामप्रसाद तक पहुंची तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। अगले दिन महेंद्र सिंह खुद अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ उनके घर आया। छोटा सा घर देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन गांव वालों ने बताया कि रामप्रसाद के नाम पर जमीन है, तो उसका व्यवहार तुरंत बदल गया। असल में उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था, आज गरीब दिख रहा है, लेकिन शादी में जमीन बेचकर अच्छा दहेज दे देगा। पहली बार रोहित और पूजा की मुलाकात हुई तो रोहित ने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? पूजा मुस्कुराई और बोली, पढ़ाई और पापा। रोहित हंस पड़ा, इतना प्यार करती हो उनसे? पूजा ने जवाब दिया, दुनिया में सबसे ज्यादा। उस समय उसे नहीं पता था कि कुछ महीनों बाद वही दुनिया उसके पापा को रुलाने वाली है। रिश्ता तय हो गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कई साल बाद रामप्रसाद के चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखाई दे रही थी। वह हर मिलने वाले से कहते, मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी वहां। लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक डर छिपा हुआ था, दहेज। उन्हें पता था कि महेंद्र सिंह जैसा आदमी बिना स्वार्थ के रिश्ता नहीं करेगा। फिर भी वह उम्मीद कर रहे थे कि शायद सब ठीक हो जाए। शादी की तारीख तय हो गई। घर में तैयारियां शुरू हो गईं। राम प्रसाद ने उधार लेकर कपड़े खरीदे, गहने बनवाए, मेहमानों की व्यवस्था की।
जो भी कर सकते थे अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। शादी से एक रात पहले पूजा छत पर बैठी थी। राम प्रसाद उसके पास आए। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर राम प्रसाद बोले, बेटा, कल के बाद तू अपने घर चली जाएगी। पूजा की आंखें भर आईं। पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राम प्रसाद हंसे, पगली। फिर अचानक उनकी आवाज़ भारी हो गई। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अपने पिता को कभी शर्मिंदा मत होने देना। पूजा ने उनका हाथ पकड़ लिया। आप पर कभी आँच नहीं आने दूंगी पापा। राम प्रसाद मुस्कुरा तो दिए, लेकिन उनके दिल में तूफान चल रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था सच ज़्यादा दिन छिप नहीं पाएगा। अगली सुबह बारात आने वाली थी। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल बज रहे थे, मेहमान आ रहे थे। पूजा दुल्हन बन चुकी थी। और तभी महेंद्र सिंह ने राम प्रसाद को अलग कमरे में बुलाया। उसने दरवाज़ा बंद किया, कुर्सी पर बैठा और ठंडी आवाज़ में बोला, राम प्रसाद जी, अब असली बात करते हैं। राम प्रसाद का दिल धड़कने लगा। महेंद्र सिंह आगे झुका और बोला, दहेज के 25 लाख रुपए कहाँ हैं? महेंद्र सिंह के मुंह से निकले ये शब्द सुनकर राम प्रसाद के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। कुछ पल के लिए उन्हें लगा शायद उन्होंने गलत सुना है। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, कौन से 25 लाख? महेंद्र सिंह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अरे वही 25 लाख जिनके भरोसे मैंने अपने बेटे की शादी यहाँ तय की थी। राम प्रसाद का गला सूख गया। महेंद्र जी, मैंने तो कभी 25 लाख देने की बात ही नहीं की। महेंद्र सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन पूरे इलाके में तेरी 20 बीघा जमीन की चर्चा है। राम प्रसाद की आंखें झुक गईं। यही वो पल था जिससे वो महीनों से डर रहा था। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। भाई साहब, मैं आपसे सच छिपाना नहीं चाहता था। तो बोलो, फिर सच क्या है? राम प्रसाद की आंखों में आंसू निकल आए। वो सारी ज़मीन गिरवी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। महेंद्र सिंह कुछ सेकंड तक तो उन्हें घूरता रहा, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि ये क्या कह रहे हैं। फिर वो जोर से हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी खुशी की नहीं थी, अपमान की थी। मतलब तू कंगाल है? राम प्रसाद चुप रहे। मतलब तेरे पास एक भी रुपया नहीं है? राम प्रसाद का सिर झुक गया। मैं कोशिश कर रहा था। चुप! महेंद्र सिंह इतनी जोर से चिल्लाया कि बाहर खड़े 2 लोग भी अंदर झांकने लगे। तूने मुझे धोखा दिया राम प्रसाद। नहीं भाई साहब, मेरी बात सुनिए। लेकिन महेंद्र सिंह अब सुनने की हालत में नहीं था। वह गुस्से में दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। राम प्रसाद उसके पीछे भागे। भाई साहब, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। लेकिन महेंद्र सिंह रुकने वाला नहीं था। मंडप के पास मेहमान खाना खा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, ढोल वाले ढोल बजा रहे थे और दुल्हन बनी पूजा अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी दुनिया टूटने और लुटने वाली है। तभी अचानक बाहर शोर होने लगा। लोग इकट्ठा होने लगे। पूजा ने अपनी सहेली से पूछा, क्या हुआ? पता नहीं। उधर महेंद्र सिंह सबके बीच खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। राम प्रसाद उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। भाई साहब, भाई साहब, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन महेंद्र सिंह ने उनकी एक न सुनी। वो जोर से चिल्लाया, सुनो सब लोग। पूरा माहौल शांत हो गया। सैकड़ों नज़रें उनकी तरफ उठ गईं। महेंद्र सिंह ने उंगली राम प्रसाद की तरफ कर दी। इस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राम प्रसाद की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। इसने खुद को जमींदार बताया। नहीं भाई साहब, चुप! महेंद्र सिंह फिर गरजा। इसके पास 1 रुपया भी नहीं है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे सच में इतनी जमीन है इसके पास? महेंद्र सिंह हंसा। जमीन? फिर उसने ताना मारा, सारी जमीन तो गिरवी रखी हुई है इसने। भीड़ में खुसर फुसर और बढ़ गई।
राम प्रसाद को लग रहा था जैसे हर शब्द उसके सीने में कील बनकर घुस रहा हो। तभी पूजा भी वहां आ गई। उसने अपने पिता को रोते हुए देखा। उसका दिल बैठ गया। पापा, क्या हुआ? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। महेंद्र सिंह ने पूजा की तरफ देखा, फिर तिरस्कार से बोला, बेटी बुरी नहीं है, लेकिन भिखारियों के घर रिश्ता नहीं करते। पूजा को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म सीसा डाल दिया हो। आप ये क्या कह रहे हैं? उसने रोते हुए पूछा, लेकिन महेंद्र सिंह का दिल पत्थर बन चुका था। वह राम प्रसाद के सामने पहुंचा और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैंने धोखा नहीं दिया। राम प्रसाद रो पड़े। मैं बस बेटी की खुशी चाहता था। महेंद्र सिंह ने गुस्से में उनके सिर की पगड़ी पकड़ ली और अगले ही पल सबके सामने जमीन पर फेंक दी। पूरा माहौल सन्न रह गया। एक पल के लिए जैसे समय रुक गया। पूजा चीख पड़ी, पापा! राम प्रसाद कांपते हुए नीचे झुके अपनी पगड़ी उठाने लगे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। उस पल शायद उनकी उम्र 10 साल और बढ़ गई थी। पूजा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को नोच डाला हो। महेंद्र सिंह ने अपने बेटे रोहित का हाथ पकड़ा। चलो यहाँ से। रोहित कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपने बाप के सामने बोल नहीं पाया। कुछ ही मिनटों में बारात वापस मुड़ गई। ढोल बंद हो गए, शहनाई बंद हो गई। रोशनी वही थी, लेकिन घर से खुशियां चली गई थीं। उस रात कोई नहीं सोया। पूजा अपने कमरे में बैठी रोती रही और राम प्रसाद आंगन में चुपचाप बैठे रहे। सुबह होने तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इसके बाद गांव बदल गया, या यूं कहो कि लोगों का व्यवहार बदल गया। जो लोग पहले राम प्रसाद को इज्जत देते थे, अब वही पीठ पीछे बातें करने लगे। देखा, अमीर बनने चला था, झूठ बोलकर रिश्ता कर लिया, अच्छा हुआ बारात लौट गई। हर ताना राम प्रसाद को अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन पूजा ने देखा कि उसके पिता खेत की मेड़ पर अकेले बैठे रो रहे हैं। वह दौड़ कर गई। पापा! राम प्रसाद ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। कुछ नहीं बेटा, मुझसे झूठ मत बोलो। कई सेकंड तक चुप रहने के बाद राम प्रसाद बोले, मुझे तेरी चिंता होती है। मेरी? हाँ, अगर मैं मर गया तो तू अकेली रह जाएगी। पूजा फूट पड़ी। ऐसी बात मत करा करो पापा। राम प्रसाद ने उसका सिर सहलाया, लेकिन उस दिन उसकी आवाज़ में अजीब सी थकान थी। समय बीतता गया, लेकिन अपमान का जहर उनके दिल से नहीं निकला। एक शाम अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। वह ज़मीन पर गिर पड़े। पूजा घबरा गई। गांव वाले उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर बाहर आया। उसका चेहरा गंभीर था। हार्ट अटैक है। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पैरों में जैसे ताकत ही नहीं रही कि वो खड़ी भी हो सके। रात भर वह अस्पताल के बाहर बैठी रही। सुबह डॉक्टर ने कहा, जाकर मिल लो। पूजा दौड़कर अंदर गई। राम प्रसाद बहुत कमज़ोर दिख रहे थे। उन्होंने मुश्किल से आंखें खोली। पूजा? हाँ पापा। रो मत बेटा। बस इतना सुनते ही पूजा फूट फूट कर रोने लगी। राम प्रसाद ने कांपते हुए हाथों से उसके हाथ को पकड़ लिया और फिर धीमे आवाज में बोले, बेटा, लोग मुझे गरीब कहकर चले गए। पूजा की सिसकियां और तेज हो गईं। लेकिन एक दिन ऐसा काम करना, उनकी सांसें टूटने लगी, कि लोग मुझे तेरे नाम से जाने, मुझे तेरे नाम से पहचाने। पूजा रोते हुए बोली, पापा ऐसा मत कहो। लेकिन राम प्रसाद की पकड़ ढीली पड़ने लगी। उन्होंने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में दर्द नहीं था, सिर्फ प्यार था। और अगले ही पल उनका हाथ हमेशा के लिए ढीला पड़ गया। पापा! पूरे अस्पताल में पूजा की चीख गूंज उठी। उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। जिस आदमी ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, वह जा चुका था। अगले दिन चिता जल रही थी। लपटें आसमान की तरफ उठ रही थीं। गांव वाले खड़े थे, लेकिन पूजा की आंखों में अब आंसू नहीं थे। वह आग को देख रही थी। बहुत देर तक देखती रही।
फिर धीरे से अपने आंसू पोंछे और मन ही मन बोली, पापा, अब आपकी बेटी रोएगी नहीं, अब दुनिया को जवाब देगी। चिता की आग बुझ चुकी थी, लोग अपने अपने घर लौट चुके थे, लेकिन पूजा की जिंदगी में जो आग लगी थी वह बुझने वाली नहीं थी। उस रात वह अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है और वह कितनी अकेली। जिस घर में कभी पापा की आवाज़ गूंजती थी, आज वहाँ सन्नाटा था। चारपाई खाली थी, आंगन खाली था और सबसे ज़्यादा उसका दिल खाली था। पूजा पूरी रात नहीं सोई। वह बार बार अपने पिता की आखिरी बात याद कर रही थी, एक दिन ऐसा काम करना कि लोग तुझे मेरे नाम से नहीं, मुझे तेरे नाम से पहचाने। उसे लग रहा था जैसे पापा अभी भी उसके पास बैठे हों और वही शब्द उसके कानों में दोहरा रहे हों। सुबह होते ही उसने एक फैसला कर लिया। अब उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने पिता का सपना पूरा करना। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना नहीं। घर में पैसे नहीं थे, ज़मीन पहले से गिरवी थी, कर्ज अलग था। रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे दूरी बना ली। जिन लोगों ने कभी कहा था पूजा हमारी बेटी जैसी है, अब वही लोग रास्ता बदल लेते थे। एक दिन एक औरत ने ताना मारते हुए कहा, अरे वही लड़की ना जिसकी बारात वापस चली गई थी। पूजा ने सुन लिया, दिल दुखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। अब उसने जवाब शब्दों से नहीं, कामयाबी से देने का फैसला कर लिया था। कुछ दिन बाद वह शहर गई। वहाँ एक छोटी सी कोचिंग में रिसेप्शन पर नौकरी मिल गई। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उसके लिए बहुत थी। सुबह नौकरी, शाम को बच्चों की ट्यूशन और रात में पढ़ाई। यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार रात के 2-2 बजे तक पढ़ती रहती, आंखें लाल हो जाती, लेकिन किताब बंद नहीं करती, क्योंकि हर बार जब थकान होती उसे पापा का चेहरा याद आ जाता। एक दिन कोचिंग में एक लड़का बोला, यूपीएससी की तैयारी कर रही हो? हाँ, वो हंस पड़ा। यूपीएससी मजाक नहीं है। पूजा मुस्कुराई, मुझे पता है, गांव की लड़की हो, इतना आसान नहीं होगा। पूजा ने सिर्फ इतना कहा, आसान होता तो हर कोई कर लेता। पहला प्रयास आया, पूजा ने पूरी मेहनत की, उसे विश्वास था कि वह सफल हो जाएगी। लेकिन जब परिणाम आया, उसका नाम नहीं था। कुछ मिनट तक वह स्क्रीन को देखती रही, उसे यकीन ही नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि सपने टूटते कैसे हैं। रात को वह अपने पापा की फोटो के सामने बैठी। पापा, मैं हार गई, इतना कहकर वो रोने लगी। लेकिन रोते रोते उसकी नज़र फोटो पर गई। उसे लगा जैसे पापा कह रहे हों, हारने वालों की तरह मत रो, लड़ने वालों की तरह उठ। अगली सुबह वह फिर से पढ़ाई पर बैठ गई। दूसरा प्रयास किया। इस बार उसने पहले से ज़्यादा मेहनत की, कम सोई, कम खाई, ज़्यादा पढ़ाई की। लेकिन किस्मत शायद अभी भी उसकी परीक्षा लेना चाहती थी। दूसरी बार भी उसका चयन नहीं हुआ। इस बार दर्द पहले से ज़्यादा था, क्योंकि अब लोग खुलकर हंसने लगे थे। कहा था ना नहीं होगा, समय बर्बाद कर रही है, अब शादी कर ले, उम्र निकल जाएगी। हर ताना उसके दिल पर चोट करता, लेकिन अब वह टूटना भूल चुकी थी। एक रात वह बहुत थक गई थी। उसने किताब बंद की और आसमान की तरफ देखने लगी। अचानक उसकी नज़र एक टूटते हुए तारे पर पड़ी। उसे अपने पापा की याद आ गई। वह मुस्कुराई और बोली, एक बार और कोशिश करूंगी पापा, आखिरी बार। तीसरे प्रयास की तैयारी शुरू हो गई। इस बार पूजा बदल चुकी थी। वह अब सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रही थी, वह अपने दर्द को ताकत में बदल चुकी थी। हर अपमान, हर ताना, हर आंसू अब उसकी ऊर्जा बन चुका था। परिणाम का दिन आया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला और कुछ सेकंड के लिए उसकी सांस रुक गई। स्क्रीन पर उसका नाम था, पूजा राम प्रसाद। वह कुछ पल तक देखती रही, फिर अचानक फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे बरसों का दर्द आज निकला हो। आज वह हार के नहीं बल्कि जीत के आंसू थे।
आज उसे सबसे ज़्यादा अपने पापा की कमी महसूस हो रही थी। कुछ महीनों बाद प्रशिक्षण पूरा हुआ और पूजा की नियुक्ति एक जिले के कलेक्टर के रूप में हो गई। जिस दिन उसने पहली बार कलेक्टर ऑफिस में कदम रखा, उसकी आंखें भर आईं। उसे याद आया, एक समय था जब उसके पिता को लोगों ने गरीब कहकर अपमानित किया था और आज उसी गरीब किसान की बेटी जिले की सबसे बड़ी अधिकारी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। किस्मत ने उसके लिए एक और अध्याय बचा कर रखा था। उसी जिले में महेंद्र सिंह का बड़ा कारोबार था। सालों तक उसने पैसे और रसूख के दम पर कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा था। पहले किसी अधिकारी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब जिले में नई कलेक्टर आई थी और उसका नाम था पूजा राम प्रसाद। जांच शुरू हुई, फाइलें खुली, पुराने रिकॉर्ड निकाले गए और कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। महेंद्र सिंह ने करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। उसे नोटिस भेजा गया। नोटिस पढ़ते ही उसके हाथ कांप गए। उसे पहली बार डर महसूस हुआ। वह तुरंत कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। जब वह ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ तो सामने की कुर्सी पर बैठी अधिकारी को देखकर उसके कदम रुक गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह पूजा थी, वही पूजा जिसकी बारात उसने वापस लौटा दी थी, वही पूजा जिसके पिता की पगड़ी उसने जमीन पर फेंकी थी। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। महेंद्र सिंह की नजरें झुक गईं। आज पहली बार उसे अपने किए पर शर्म आ रही थी। धीरे से बोला, बेटी, मुझसे गलती हो गई थी। पूजा शांत रही। बहुत बड़ी गलती। महेंद्र सिंह की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ़ कर दो। पूजा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, आज मैं यहाँ बदला लेने नहीं बैठी हूँ। महेंद्र सिंह ने सिर उठाया। मैं यहाँ कानून का सम्मान करवाने बैठी हूँ। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। पूजा ने फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। आपने जो किया है उसका फैसला कानून करेगा। महेंद्र सिंह समझ गया, आज पैसा, रुतबा, घमंड कुछ काम नहीं आने वाला। कुछ महीनों बाद अवैध कब्जे हटाए गए, सरकारी जमीन वापस ली गई और पहली बार लोगों ने देखा कि कानून सच में सबके लिए बराबर हो सकता है। उस शाम पूजा अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। सूरज ढल रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी। टेबल पर उसके पापा की तस्वीर रखी थी। वह धीरे से उठी, तस्वीर के पास गई और कांपते हाथों से फ्रेम को छुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मुस्कुराई भी और रोई भी। फिर तस्वीर से बोली, पापा, आज लोग मुझे पूजा राम प्रसाद कहकर बुलाते हैं। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। आपका सपना पूरा हो गया। कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन काश आज आप मेरे साथ होते। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन पूजा को लगा जैसे कहीं दूर से पापा की आवाज़ आ रही हो, मुझे तेरे नाम से पहचानते हैं बेटा। और बस इतना सुनते ही वह तस्वीर से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। जो पहले उनको ताने देते थे, आज वो पूजा को देखकर सर झुकाकर नमस्ते करते थे। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो और आपको ज़िंदगी में कुछ करने के लिए थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो, तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करते जाना और साथ ही ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।